और खबरें विस्तार से देख लेते हैं। सीएम योगी लॉन्च करेंगे आज जीरो पॉवर्टी अभियान। अप्रैल में ही लॉन्च होगा जीरो पॉवर्टी अभियान। 25 से 30 हजार लोगों को इससे फायदा होगा। अलग अलग योजनाओं का इसमें लाभ दिया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज लॉन्च करेंगे जीरो पॉवर्टी अभियान। अप्रैल में लॉन्च होगा जीरो पॉवर्टी अभियान। 25 से 30 हजार लोगों को इससे फायदा होगा। अलग अलग योजनाओं का दिया जाएगा। ये आज नहीं बल्कि अप्रैल में किसी दिन किया जाएगा। इसकी तारीख अभी तय नहीं है। बताई जा रही है कि अभी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन अप्रैल में ही जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत होगी। अप्रैल में ही लॉन्च होगा जीरो पॉवर्टी अभियान। 25 से 30 हजार लोगों को इससे फायदा होगा। अलग अलग योजनाओं का इसमें लाभ दिया जाएगा। खासतौर पर जो गरीब हैं, जो कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, लोग मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए ये विशेष योजना होगी और इसका लाभ बहुत जल्द अब लोगों को मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि 25 से 30 हजार लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। अप्रैल के महीने में किसी भी तारीख को ये लॉन्च किया जाएगा। तारीख डेट अभी निश्चित नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होने वाला है। करीब 25-30 हजार लोगों को इससे फायदा होगा। अलग अलग योजनाओं का इसमें लाभ दिया जाएगा। तो जीरो पॉवर्टी अभियान, उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया जाएगा। बातचीत करने के लिए संकेत हमारे साथ है। संकेत, ये जीरो पॉवर्टी अभियान है क्या? और कहा यह जा रहा है कि बहुत सारी इसमें योजनाएं हैं जिससे करीब करीब 25 से 30 हजार लोगों को फायदा होगा। तो जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या है ये अभियान। जीरो पॉवर्टी अभियान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को चलाने के निर्देश दिए थे और इसके लिए अफसरों ने काम भी शुरू किया। और अगर इस अभियान के बारे में देखा जाए तो ये वो अभियान है जो कि गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार जीवन यापन करते हैं, यानी कि जिनके पास में अंत्योदय का राशन कार्ड है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको समाज की इस मुख्य धारा में लाना और उनको जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं उनका सीधे तौर पर लाभ दिलाना। और जो योगी सरकार की तमाम उद्योग से जुड़ी हुई योजनाएं हैं या फिर तमाम जो रोजगार की योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं से सीधे तौर पर जोड़ना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना, ये सरकार की मंशा है। इसी के तहत सरकार बाकायदा चिन्हीकरण करा रही है और इस योजना को जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे। मुख्य सचिव ने सभी उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हीकरण किया जाए उनका। और तो संकेत, क्या इसमें रोजगार दिया जाएगा या फिर वो सुविधाएं दी जाएगी इन पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वालों के लिए, जैसे घर हो गया या बाकी चीजें हो गई, क्या किस तरह से काम करेगा? बिल्कुल, जीरो पॉवर्टी लाइन के तहत जो भी आएंगे लाभार्थी वर्ग आएगा, उस लाभार्थी वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसको रोजगार, उसके बच्चों को बेहतर शिक्षा, उसको राशन की जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ देना, उसके बाद उसको रोजगार से सीधे तौर पर जोड़ना, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। जब आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, जाहिर सी बात है कि समाज की वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे और उनको जीरो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना, यानी कि गरीबी को कम करना योगी सरकार की मंशा है। उसमें तमाम तरह के जो अलग अलग रोजगार हैं, जो जिस क्षेत्र में काम करने के इच्छुक होंगे उनको उस तरह से काम दिया जाएगा, जो जिस तरह से पात्र होंगे, यानी कि एक उनका जो आय का स्रोत है वो सरकार डेवलप करेगी, उनको देगी और उससे, और यही नहीं, उनका जो परिवार होगा उसको भी सीधे तौर पर जोड़ेगी। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को स्कूल में शिक्षा बेहतर दिलाई जाएगी, जो स्कूल है वहां तक उनको ले जाया जाएगा, जो तमाम और सरकारी योजनाओं का लाभ है वो सीधे तौर पर दिलाया जाएगा। जो उनके घर की महिलाएं हैं उनको भी रोजगार से जोड़ा जाएगा। तमाम तरह के सरकार महिलाओं से जुड़े हुए रोजगार चला रही है, योजनाएं चला रही है, सीधे तौर पर उनसे जोड़ा जाएगा, यानी कि उस पूरे परिवार को जो गरीबी रेखा से नीचे आएंगे उनको रोजगार के सभी पहलुओं से जोड़ा जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की मंशा के तहत ये अभियान शुरू किया गया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बढ़िया अभियान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले से इस पर काम अपने अधिकारियों को करने को कहा गया था और अगर ये योजना पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को इस योजना से जोड़ा जाएगा तो इससे उनकी स्थिति भी सुदृढ़ होगी और वो मुख्य धारा में शामिल भी होंगे। ऐसी मंशा मुख्यमंत्री की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और उत्तर प्रदेश में जल्द लागू होगी नई ओडीओपी नीति। कारोबार को आगे बढ़ाने का लोगों को मौका मिलेगा। ओडीओपी में नए उत्पाद शामिल करने की तैयारी चल रही है। 5 करोड़ के कर्ज पर 50 लाख की सब्सिडी, 2 करोड़ के कर्ज पर 10 लाख की सब्सिडी का पहले से ही प्रावधान था। बड़े पैमाने पर तैयार हो सकेंगे नए उत्पाद। बरेली की लकड़ी के उत्पाद इसमें शामिल किए जाएंगे। सीएम योगी ने 2018 में उत्तर प्रदेश में ओडीओपी अभियान का शुभारंभ किया था और अब नई ओडीओपी योजना लेकर आ रही है मुख्यमंत्री योगी की सरकार। बताया जा रहा है कि इससे कारोबार नीति को आगे बढ़ावा मिलेगा। ओडीओपी में नए उत्पाद शामिल करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों और जिलों में जो उत्पाद काफी ज्यादा यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा फेमस है, उनको जोड़ा हो गया। अब बताया जा रहा है कि कुछ और प्रोडक्ट इसमें जोड़ने की तैयारी है। 5 करोड़ के कर्ज पर 50 लाख की सब्सिडी ओडीओपी योजना में दी जाती थी। 2 करोड़ पर 10 लाख की सब्सिडी का पहले से ही प्रावधान था। अब बड़े पैमाने पर तैयार हो सकेंगे नए उत्पाद, इस तरह की मुख्यमंत्री की मंशा है। बरेली के लकड़ी के उत्पाद को भी अब ओडीओपी योजना में शामिल करने की तैयारी है। सीएम योगी ने 2018 में उत्तर प्रदेश में ओडीओपी अभियान का शुभारंभ किया था, जो इस वक्त दुनिया भर में फेमस हो रहा है। और मेरठ के सरूरपुर क्षेत्र में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में लापता 3 छात्राओं के मामले में डीएम ने सख्त कार्रवाई की है। स्कूल से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी वार्डन रीना और टीचर बिंदिया की सेवाएं समाप्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए गए हैं। खंड विकास अधिकारी सरूरपुर अजय कुमार का तबादला कर दिया गया है, जबकि बीएसए आशा चौधरी और जिला समन्वयक बालिका नेमपाल सिंह को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। बताया जा रहा है कि मोबाइल बरामद होने पर वार्डन ने छात्राओं को डांटा था। वार्डन की डांट से नाराज होकर तीनों छात्राएं कहीं चली गई थी। तीनों छात्राओं को उनकी सहेली के घर से बरामद किया गया है। मामला थाना सरूरपुर क्षेत्र के कस्तूरबा गांधी विद्यालय का बताया जा रहा है और अब इसमें एक्शन भी लिया गया है। वार्डन और टीचर समेत 7 लोगों पर एक्शन हुआ है। हम आपको बता दें कि वार्डन और टीचर की सेवा जो है उसे समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा जो खंड विकास अधिकारी है उनका भी तबादला कर दिया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि इस तरह की दोबारा घटना ना हो। और तीनों लड़कियों को सबसे बड़ी बात है कि उनके सहेलियों के घर से बरामद कर लिया गया है और आगे इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए ताकीद भी कर दी गई है। नोएडा में झुग्गियों और कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश जारी है। थाना सेक्टर 63 इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस इलाके में आग लगी और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल रहा और बाद में दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची है। इस वक्त भी आग बुझाने का काम चल रहा है। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही झुग्गियों और कबाड़ के गोदामों में आग लगी थी और खास तौर पर गर्मी के दिनों की शुरुआत अब हो चुकी है। ऐसे में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब लोग कहां जाएंगे बताओ। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान केस में आज सुनवाई होगी। संभल एसडीएम कोर्ट में यह सुनवाई होगी। बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप है। माना जा रहा है कि अवैध मकान केस में कार्रवाई अब तय कर सकती है। तो अवैध मकान को लेकर कि किस तरह से उन्होंने अवैध मकान बनवाया, इसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई है और बताया जा रहा है कि अवैध मकान केस में कार्रवाई तय आज हो सकती है। वाराणसी में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दे दिया। हिंदू एकता के लिए मोहन भागवत ने संदेश दिया। मोहन भागवत ने कहा कि सभी हिंदुओं के लिए मंदिर, पानी और शमशान एक होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आरएसएस काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसएस का उद्देश्य है कि हिंदुओं के सभी पंथ, जाति, समुदाय साथ आए। उन्होंने कहा कि आरएसएस चाहता है कि हिंदू संगठित हो। बातचीत करने के लिए रवि पांडे इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अगर बात की जाए आरएसएस की, तो आरएसएस की स्थापना हिंदुओं के एकता को लेकर की गई थी और अब उसी बात को मोहन भागवत ने दोहराया है। चाहे वो हिंदू के किसी भी पंथ, जाति का मामला हो, सबको एक होना होगा।
जी बिल्कुल, देखिए संघ प्रमुख ने एक बार फिर से ये संदेश दिया कि हिंदुओं को की जो एकता है वो महत्वपूर्ण है, और इसी एकता को दर्शाते हुए उन्होंने ये संदेश दिया कि पानी, शमशान और जो मंदिर है वो एक होना चाहिए, जातिवाद पर पर्दा डालना चाहिए, जातिवाद को हटाना चाहिए और हिंदुओं को एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए। इसी संदेश के साथ वो वहाँ काशी विश्वविद्यालय के IIT जिमखाना में पहुंचे और वहाँ पे छात्रों को उन्होंने संबोधित किया और संबोधन के दौरान ही यह बड़ा बयान दिया। वहाँ पे मौजूद छात्र छात्राएं जब बाहर निकले तो उन्होंने इस बयान का खासा समर्थन किया और एक बड़ी बात बोली कि हाँ, संघ प्रमुख ने जिस प्रकार से हिंदुओं की एकता की बात की वो एक बड़ी बात रही। बिल्कुल, तो मोहन भागवत ने इस तरह का बयान दिया है, हिंदुत्व को आगे ले जाने की बात कही है और एक तरह से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अलीगढ़ से खबर है, जहां पर एक महिला ने थाने में शिकायत दी कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और ड्रम से भी भयानक हत्या करने की धमकी देता है। इतना ही नहीं, पति अश्लील वीडियो बनाता है और ससुराल पक्ष के सभी लोग परेशान करते हैं। पीड़ित महिला का आरोप है कि ड्रम वाली मुस्कान का वीडियो मोबाइल पर भेजता है और तैयार रहने की चेतावनी भी देता है। यहाँ कोतवाली थाना आई हूँ। मैंने बहुत हिम्मत करी इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि मैं बहुत दिन से पिट रही थी। आज मैंने सोचा अगर मेरा मर्डर होगा तो कम से कम मेरे घर वालों को तो पता चलना चाहिए, मेरी जान जाएगी। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को मेरी सन 2023 में 11 मार्च को शादी वाले दिन से ही मैं पिट रही हूँ, वलीमे वाले दिन से ही। पहले मैं और हमेशा मुझे मारकर नंगा मेरे अश्लील वीडियो बना के मुझे मार के बाहर से गेट लगा के और रपट वाली पुलिस को लेकर आते हैं और मेरी हमेशा वीडियो बनाते हैं और कुरान शरीफ हाथ में लेके मेरी वीडियो बनाने लग जाते हैं। थाना कोतवाली में एक महिला सुमैया सलीम, वाइफ ऑफ फैजल अंसारी के द्वारा अपने पति एवं ससुरालीजनों पर मारपीट का आरोप लगाया गया। इसके अलावा दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया। तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है, जिसके पश्चात विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त सीधे रुख करते बलरामपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री को गौ सेवा करते हुए आप देख रहे हैं। गौ सेवा करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे। सुबह पूजा अर्चना का दौर चला, देवी पाटन मंदिर पहुंचे थे। आज शक्ति की आराधना उन्होंने की। आज अष्टमी का दिन है, अष्टमी तिथि है और आज मां दुर्गे के अष्टम रूप की पूजा की जाती है। लेकिन उसके बाद अब देख रहे हैं गौ सेवा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुड़, चना और दुलार प्यार सभी वो करते हुए दिखाई देते हैं। अगर इस पूरे प्रांगण, देवी पाटन मंदिर के प्रांगण की बात की जाए तो मुख्यमंत्री रात में यहीं पर रुके थे। सुबह उठते तड़के उन्होंने देवी मां की आराधना की और अब इस वक्त गौ सेवा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। आज बलरामपुर में है, इसके बाद महाराजगंज का दौरा है और जब भी बलरामपुर में रहते हैं तो वो इसी तरह से देवी पाटन मंदिर पहुंचते हैं, भक्ति और आराधना करते हैं मां की और उसके बाद गौ सेवा भी करते हैं। और इस वक्त वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री की गौ सेवा जहां भी गए हैं गौशाला पहुंचकर, और देखिए गाय भी कितनी अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री जो खिला रहे हैं उसे खा रही हैं, गुड़, चना और बड़ा दुलार प्यार भी करते हैं और हमेशा गौ और गौ सेवा की बात मुख्यमंत्री करते रहे हैं। और ये तस्वीर भी दिखाई दे रही है। साथ ही दूसरी तस्वीर आप ये भी देखिए कि जो वहां पर लोग पहुंचते हैं वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को मुख्यमंत्री के पास लेकर आते ताकि उनका आशीर्वाद, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद जो है इन बच्चों को मिले। चॉकलेट्स दे रहे हैं, दुलार कर रहे हैं और ये तस्वीरें अक्सर आती हैं जब भी मुख्यमंत्री कहीं भी जाते हैं। जो महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मुख्यमंत्री का आशीर्वाद दिलाने लेकर जाती हैं और इस दौरान उन्हें खूब दुलार, खूब प्यार मुख्यमंत्री का भी मिलता है बच्चों को और टॉफी, चॉकलेट्स देते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। तो दो तस्वीरें, गौ सेवा और बच्चों का दुलार करते मुख्यमंत्री इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। बलरामपुर के दौरे पर हैं। आज कुछ देर में महाराजगंज के लिए भी निकल जाएंगे, वहां पर भी उनका कार्यक्रम है। उसके बाद आगे गोरखपुर जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बलरामपुर की ये तस्वीरें, मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने के बाद, गौ सेवा करने के बाद वहां जो भक्त और श्रद्धालु पहुंचे थे उन्होंने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। अपने छोटे बच्चों को वहां पर मुख्यमंत्री ने देखा, प्यार दुलार किया, चॉकलेट टॉफी दी और फिर अब वहां से बताया जा रहा है कि वो महाराजगंज की तरफ निकल जाएंगे, वहां उनका दौरा होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें।
तो देखिए मुख्यमंत्री को देखने के लिए किस तरह से लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। जो देवी पाटन मंदिर है, काफी बड़ा प्रांगण है उसका, उसके आसपास क्योंकि नवरात्र का दिन चल रहा है तो लोगों की तादाद भी सुबह से मां के दर्शन के लिए उमड़ी हुई है। लोग उनके दर्शन पाने के लिए देखिए किस तरह से खड़े हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी सबसे बात करें। छोटे छोटे बच्चे, खास तौर पर मुख्यमंत्री बच्चों को दुलार करते हुए अक्सर दिख जाते हैं, चॉकलेट टॉफी देते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं, उनसे बतियाते हैं। और आज भी मुख्यमंत्री कुछ इसी तरह से दिखाई दे रहा है तस्वीरों में कि किस तरह से वहां जो लोग खड़े थे वहां पर रुके हैं मुख्यमंत्री, उनसे मिले हैं, गौ सेवा की है, बच्चों को दुलारा है। और आप शायद वहां से वो महाराजगंज की तरफ आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज महाराजगंज का दौरा भी है और साथ ही साथ उसके बाद गोरखपुर जाने का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री का। चूंकि नवरात्र चल रही है, नवरात्र के 9 दिन देवी मां की पूजा अर्चना का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और कहते हैं जो मांगो वही मिलता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बलरामपुर में थे, रात्रि विश्राम उन्होंने देवी पाटन मंदिर में ही किया, वहीं पर सुबह उठकर पूजा अर्चना की है, पूरे विधि विधान के साथ गौशाला गए हैं, गौ सेवा की है। और अब वहां पर जब बाहर निकले तो उनके दर्शन के लिए पता चला कि मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, तो भारी तादाद में जो श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आए थे उन्होंने मुख्यमंत्री का भी आशीर्वाद लिया, उनका बच्चों को दुलारा इस दौरान मुख्यमंत्री ने। और वहां से निकले तो बाहर भी भारी तादाद में लोग उपस्थित थे, उनसे भी मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है। तो 3 तस्वीरें, गौ सेवा, पूजा अर्चना, बच्चों को दुलार। बलरामपुर की ये तस्वीरें जहां पर सुबह से मुख्यमंत्री पहले उन्होंने पूजा की है, गौ सेवा की है और फिर वहां से निकले तो श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें थी तो उनसे मिलते हुए वहां से निकले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बलिया में ईडी की टीम के छापेमारी की है, जिससे वहां पर छापे से हड़कंप मच गया। ईडी की टीम 3 गाड़ियों में वहां पर पहुंची। टीम ने कुछ अहम दस्तावेज, चेकबुक, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट और कब्जे में लिया है। खेजड़ी बाजार में बने एक मकान में ईडी के अधिकारियों ने छापा मारा। झारखंड में बिना इलाज किए आयुष्मान योजना के तहत लाखों रुपए के भुगतान और धोखाधड़ी का ये मामला है। इसमें आयुष्मान योजना से जुड़े 2 कर्मचारियों से जुड़ा यह मामला बताया जा रहा है। संभल कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इंडिया स्टेट से लड़ाई वाले उनके बयान पर तलब किया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को 7 मई तक जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है। इससे पहले कोर्ट ने 4 अप्रैल को अदालत में पेश होने का नोटिस दिया था, लेकिन राहुल गांधी, दरअसल 15 जनवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। इस मामले में हिंदुवादी नेता सिमरन गुप्ता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर 23 जनवरी को अदालत का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। मुकदमा यह है कि राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था 15 जनवरी 2025 को। इसमें उन्होंने कहा था कि आवर फाइट इज विद बीजेपी, आरएसएस एज वेल एज इंडियन स्टेट। उसको लेकर मेरे जो क्लाइंट है सिमरन गुप्ता, उन्होंने इसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में माना और उन्होंने कहा कि इस संबंध में माननीय सांसद जी पे मुकदमा पंजीकृत हो और जांच हो। ग्रेटर नोएडा में टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसा सूरजपुर साइड बी औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जहां पर एमआरएल टायर फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते फैक्ट्री में आग की ऊंची लपटें उठने लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। बातचीत करने के लिए हिमांशु फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है? किस तरह से आग लगी, कहां पर स्थित है ये टायर फैक्ट्री? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, लगातार जो कि गर्मी आ गई और आग लगने का सिलसिला अब एक एक करके सामने आ रहा है। और देर रात सूरजपुर की साइड भी औद्योगिक क्षेत्र में ये एमआरएल टायर फैक्ट्री है जिसमें आग लगी थी और भीषण आग लगी थी और आग की लपटें भी दूर से दिखाई दे रही थी। फिलहाल इस आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया है, कोई जनहानि नहीं हुई है और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। फिलहाल जांच टीम गठित कर दी गई है जो आग के कारणों का पता लगाएगी और फिलहाल वहां पर कोई भी जनहानि नहीं है और आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया है। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी देने के लिए। और संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद अब साध्वी ऋतंभरा और अनिरुद्धाचार्य ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग कर दी है। साध्वी ने कहा कि आज सनातन की संख्या में लगातार कमी आ रही है और भारत मां पर लगातार जनसंख्या का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। वहीं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी वक्फ के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बनाने की बात कही है। जनसंख्या का संतुलन हम देखते हैं और उसका दंड भोगते हिंदू को देखते हैं, तब ये बात आती है कि जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे तो ऐसे तुम भी विचार करो। और अगर ये हम चाहते नहीं है तो क्या होना चाहिए? देश के सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इस देश में जनसंख्या का असंतुलन ना होने पाए, उसके लिए जनसंख्या का कानून आना चाहिए। इसके बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो, ताकि बेवजह की जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है और सनातन जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या से सनातन को कहीं ना कहीं कष्ट है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात ना हो। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए। 2 से ज्यादा होने चाहिए, होने तो चाहिए, परंतु सनातनी कहाँ पैदा कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं 10 पैदा करो सनातनी, लेकिन सनातनी इस बात को ना मान के अन्य मजहब पंथ के लोग मान रहे हैं और वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि मंच तैयार है, लीडर्स तैयार है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 लेकर आ रहा है ऐसी चर्चाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसे आइडियाज जो गेम बदल कर रख देंगे और ऐसी आवाजें जो आने वाले कल को आकार देंगे। भारत मंडपम नई दिल्ली में आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। आज ही रजिस्टर करें www.news18feature.com/rising भारत समिट / पर। तारीख नोट कर लीजिए 8 और 9 अप्रैल। सिंफनी लिया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।